आज के लेक्चर में चैप्टर 4 डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स में टॉपिक डिज़ाइन ऑफ सिंपल क्वार्टर जॉइंट में आज हम ट्यूटोरियल क्वेश्चन करेंगे जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है स्पेशल 2017 में। तो आज टॉपिक रहेगा ट्यूटोरियल क्वेश्चन ऑन द डिज़ाइन ऑफ सिंपल क्वार्टर जॉइंट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिज़ाइन ए क्वार्टर जॉइंट टू सपोर्ट ए लोड वेरिंग फ्रॉम 30 किलोन्यूटन इन कंप्रेशन टू 30 किलोन्यूटन इन टेंशन। एक क्वार्टर जॉइंट को डिज़ाइन करना है जिसमें लोड वेरी कर रहा है 30 किलोन्यूटन कंप्रेशन से और 30 किलोन्यूटन टेंशन तक है। द मटेरियल यूज इज कार्बन स्टील फॉर विच द फॉलोइंग अलाउबल स्ट्रेसेस में बी यूज्ड। अब इसमें हमने कार्बन स्टील यूज़ किया है जिसके कि स्ट्रेसेस निम्न अनुसार है। द लोड इज अप्लाइड स्टेटिकली, लोड स्टेटिकली अप्लाइड है और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस और इजकल टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इजकल टू 50 मेगा पास्कल मीन्स 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर का टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है। फिर शियर स्ट्रेस जो है इसमें 35 मेगा पास्कल मीन्स 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर का शियर स्ट्रेस है। एंड क्रशिंग स्ट्रेस इज 90 मेगा पास्कल और क्रशिंग स्ट्रेस 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर का है। अब ये एक हमारे पास क्वार्टर जॉइंट दिखाया हुआ है, इसमें दो रोड को ज्वाइन करने के लिए हमने क्वार्टर को इस्तेमाल किया है। एक तो ये स्पीगॉट है, स्पीगॉट का ये रॉड एंड ये रॉड है और ये एक स्पीगॉट लगा हुआ है और यहाँ पर ये इसमें सॉकेट है इसके ऊपर और सॉकेट में सॉकेट और स्पीगॉट दोनों के ऊपर एक ये स्लॉट कटा हुआ है। तो इस स्लॉट में हमने एक क्वार्टर को इंसर्ट किया है और इनकी डायमेंशंस जो है, रॉड का डायमीटर d है, फिर इसका सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर d1 है, स्पीगॉट का इनसाइड डायमीटर d2 है, क्वार्टर की विड्थ b है और यहाँ पर ये क्वार्टर की जो डिस्टेंस, ये जो सॉकेट का जो डिस्टेंस है यहाँ एंड से कॉलर से इधर तक का ये c है और इसके बाद में यहाँ पर a डिस्टेंस है इसकी स्पीगॉट की एंड की क्वार्टर से और ई डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर सॉकेट की इस जगह से यहाँ तक की जो ये दूरी है वो ई डिस्टेंस है। इसके अलावा जो क्वार्टर की लंबाई है वो एल डिस्टेंस है। सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर d4 है। ये इसकी डायमेंशंस हैं। तो ये डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए। और हमको दिया हुआ है गिवन P इजकल टू 30 किलोन्यूटन। 30 किलोन्यूटन का ये लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और 30 किलोन्यूटन मीन्स 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस जो इसमें दिया हुआ है इनका मटेरियल जो है उसका 50 मेगा पास्कल मीन्स 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 35 मेगा पास्कल मीन्स 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर का शियर स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है इनके मटेरियल का वो या क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो 90 मेगा पास्कल है। क्रशिंग स्ट्रेस इज 90 मेगा पास्कल। तो क्रशिंग स्ट्रेस जब 90 मेगा पास्कल इट मीन्स 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर इज ए क्रशिंग स्ट्रेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द रॉड। ये जो रॉड है इसका डायमीटर d, ये d डायमीटर, ये कितना है? तो ये जो रॉड है ये टेंशन लोड लग रहा है, इस पर टेंसाइल लोड लग रहा है। तो टेंसाइल लोड लग रहा है तो हम इसमें टेंशन फेलियर कंसिडर करते हैं। डायमीटर ऑफ रॉड d बाई द टेंशन फेलियर ऑफ द रॉड इन टेंशन। तो इसमें जब हम टेंशन फेलियर को कर रहे हैं तो टेंशन लोड कितना होगा? दैट इज P इजकल टू पाई d²/4। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पर भी टेंसाइल लोड लग रहा है। तो पाई d²/4 इंटू सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई करें तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई इसकी, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लोड P के बराबर है। अब P की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर हमें d निकालना है और सिग्मा टी की वैल्यू हम आपको दी हुई है 50 मेगा पास्कल। तो 50 मेगा पास्कल को हमने 50 यहाँ पर वैल्यू रखी और हमने ये d फाइंड आउट किया। तो d की वैल्यू आई 27.639 और यहाँ अब तक दिस इज इक्वल टू राउंड फिगर में इसको रख दिया तो हमने ये 28 mm इसका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड निकालते हैं हम स्पीगॉट डाया d2 बाई टेंशन फेलियर। ये जो स्पीगॉट है, स्पीगॉट का डायमीटर d2 ये फाइंड आउट करना है और इसमें भी टेंसाइल लोड लग रहा है क्योंकि टेंसाइल लोड इधर है। तो यहाँ पर जब इस पर टेंसाइल लोड लगेगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द स्पीगॉट इज एट द स्लॉट।
तो इसका जो वीकेस्ट पार्ट है उस वीकेस्ट पार्ट का हम एरिया लेंगे। यहाँ पर वीकेस्ट पार्ट ये वाला एरिया है क्योंकि यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है क्वार्टर को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पिगॉट एट स्लॉट। इस स्लॉट वाली जगह पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है स्पिगॉट का, तो दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से ये D2 डायमीटर है, तो ये जो D2 डायमीटर है ये इनसाइड डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये D2 डायमीटर है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो पाई D2 स्क्वायर बाई 4 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पिगॉट। और इसमें से ये वाला एरिया भी हम सेपरेट कर दें जो स्लॉट वाला एरिया है। तो स्लॉट वाला एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये कितना है, ये है हमारे पास D2 इंटू डिस्टेंस T। इसकी जो थिकनेस है स्लॉट की वो T थिकनेस है। तो D2 इंटू T वाला एरिया जो है वहाँ से मेटल रिमूव किया हुआ है, तो यह मटेरियल नहीं है, तो इस मटेरियल को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से D2 इंटू T। तो हमारे पास टोटल बच जाएगा ये पाई D2 स्क्वायर बाई 4 माइनस D2 इंटू T ये बचा। इतने एरिया पर टेंसाइल लोड लग रहा है और इसको हमने टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। ये लगने वाले लोड P के बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि T जो वैल्यू है वो थिकनेस ऑफ द कोटर, ये जनरली D2/4 होती है। तो ये T की वैल्यू हम तो ये रख देंगे D2/4, और इसके बाद में सिग्मा T की वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेस जो है 50 मेगापास्कल है, तो ये 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ वैल्यू रख दी। और P की वैल्यू जो है 30 × 10⁻³ ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये रखने के बाद में फिर हम D2 को निकालेंगे, तो D2 स्क्वायर की वैल्यू ये आती है, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर D2 की वैल्यू 33.48 mm आती है, जो कि इक्वलेंट है। राउंड फिगर में यदि हम इसको करते हैं तो 34 mm होगी। तो ये तो हो गया D2 डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट। स्पिगॉट जो है अंदर की तरफ, इस स्पिगॉट का डायमीटर D2 34 mm हुआ। अब थिकनेस ऑफ द कोटर, इस कोटर की थिकनेस कितनी होगी, तो ये हमने D2/4 लिया है, जनरली ये D2/4 होती है, तो यहाँ पर D2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 34 और इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 8.5 mm आई। अब हमने ये वैल्यू तो निकाल ली कि D2 की वैल्यू 34 और T की वैल्यू 8.5, लेकिन क्या ये वैल्यू सही है, इसको हम चेक करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है वही सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है कि इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस जो इसमें होता है उसको कंसिडर करते हुए इसको निकालेंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू एरिया, क्रशिंग एरिया D2 इंटू T, ये D2। यहाँ पर जब इसको हम यूँ टेंसाइल लोड लगाएंगे तो ये वाला जो जगह है इस एरिया पर ये D2 तो लेंथ और T इसकी थिकनेस, क्वार्टर की थिकनेस या स्लॉट की थिकनेस, यहाँ पर ये कंप्रेसिव लोड लगेगा, क्रशिंग लोड लगेगा। तो ये जो क्रशिंग लोड लग रहा है, ये क्रशिंग लोड कितना है, दिस इज P, और यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, D2 इंटू T इंटू सिग्मा C। तो D2 इंटू T इंटू सिग्मा C, तो सिग्मा C इससे आएगा P/D2 इंटू T। तो P की वैल्यू हमने रख दी 30 × 10⁻³ और D2 की वैल्यू हमने 34 जो हमारे पास आई, हमने ऊपर जो निकाला है वो रखी है, और T की वैल्यू भी जो हमने ऊपर निकाली वो रख दी। अब निकालने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, क्रशिंग स्ट्रेस जो आता है, ये क्रशिंग स्ट्रेस आता है हमारे पास 103.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो क्रशिंग स्ट्रेस है ये है 90 मेगापास्कल, मीन्स 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो कम है, और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है वो ज़्यादा आई है। तो इट मीन्स ये डिज़ाइन हमारी सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमेशा जो कंप्रेसिव जो वैल्यूज़ को रखने के बाद में जो स्ट्रेस आता है वो कम आना चाहिए। यदि ज़्यादा आता है तो इट मीन्स वो ओवरलोड में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि या तो फिर हम इनकी डायमेंशंस को चेंज करेंगे, D2 को बढ़ाएंगे या T को बढ़ाएं। तो जब हमने फिर तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 103 की जगह हमने जो इसकी एक्चुअल क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेस है, ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जो ये 90 मेगापास्कल जो एक्चुअल वैल्यू है, ये वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सिग्मा C की वैल्यू, तो ये सिग्मा C की वैल्यू 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, और D2 जो है, ये जो वैल्यू है इनको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ D2
एंड टी बाई सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ सिग्मा सी। तो सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो ये 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और यहाँ पर पी जो है वो है 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और D2 जो है D2 इंटू टी की वैल्यू है हमारे पास D2/4, तो D2/4 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी। तो यहाँ से हमने D2 निकाला, D2 स्क्वायर इजकल टू 1333.33, तो D2 की वैल्यू आई हमारे पास 36.5 mm। तो ये 36.5 mm आई, इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया, दैट इज 40 mm। तो हम 40 mm D2 की वैल्यू लेंगे। अब जब D2 की वैल्यू 40 mm लेते हैं तो यहाँ पर T कितना होगा, D2/4, तो D2 की वैल्यू 40 है तो 4 से डिवाइड किया तो ये 10 mm आ गया। तो इस तरह से हम D2 और T की सेफ वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा है सॉकेट आउटसाइड डायमीटर D1 बाय टेंशन फेलियर। सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर, ये जो सॉकेट है इसका आउटसाइड डायमीटर ये निकालना है हमें। तो ये सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर जो है वो है D1। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आउटसाइड डायमीटर ये D1 है, और इसका इनसाइड डायमीटर D2 था, जो कि स्पिगोट का आउटसाइड डायमीटर भी था, तो वो हमने फाइंड आउट किया था अभी। अब हम इस सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर जो है D1 ये फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये टेंसाइल लोड लग रहा है, तो यहाँ भी इस सेक्शन पर भी टेंसाइल लोड लगेगा। तो जब टेंसाइल लोड लगेगा तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा इधर और इधर। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, तो पहले हम इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया देख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आउटसाइड डायमीटर इसका D1 है, तो इसका जब ये आउटसाइड डायमीटर D1 है तो ये बाहर वाला जो डॉटेड लाइन है इससे ये इसका ये सर्किल दिखाया हुआ है। तो इस सर्किल पर जो डॉटेड सर्किल है इस पर ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई D1²/4। और इस पाई D1²/4 में से पाई D2²/4, D2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये एरिया है दिस इज द D2। तो ये D2 एरिया जो है इसको हम सेपरेट कर देते हैं, पाई D2²/4 को हम सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास बच जाएगा आउटसाइड जो ये रिंग है, डॉटेड एरिया के अंदर जो ये रिंग है, इस रिंग का एरिया आ गया ये। अब इस रिंग वाले एरिया में से भी हम ये वाला एरिया सेपरेट करेंगे जो कि स्लॉट इंसर्ट किया हुआ है। तो जो स्लॉट इंसर्ट किया हुआ है तो ये एरिया भी हम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये भी एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें से हमने D1 माइनस D2, D1 तो ये आउटसाइड डायमीटर है, ये आउटसाइड डायमीटर D1 और ये D2 इनसाइड डायमीटर है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, इतना ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया डॉटेड के अंदर जो है वो बच जाता है। तो D1 माइनस D2 इंटू T ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया जो बच गया वो ये वाला एरिया डॉटेड के अंदर और ये वाला एरिया। इस पर हमारे टेंसाइल जो टेंसाइल लोड लग रहा है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिग्मा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई सॉकेट के आउटसाइड डायमीटर निकालने के लिए। तो इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमने लोड पी से इक्वेट कर दिया। अब जब लोड पी से इक्वेट करते हैं तो फिर बाद में इसको हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी है 13×10⁻³ और D1 हमें निकालना है, D2 की वैल्यू 40 हमने अभी निकाली है, D2² D2 की वैल्यू हमने निकाली है अभी 40 है, यहाँ पर 40 mm, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और D1 ये एज इट इज़, और D2 की वैल्यू हमने 40 रख देते हैं, और T की वैल्यू जो अभी हमने निकाली 10 mm, इस 10 mm को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सिग्मा टी की वैल्यू है हमारे पास 50 न्यूटन पर mm², तो वो ये टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू 50 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इसके रखने के बाद में हम यहाँ पर D1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये D1 की एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, D1² दिस इज 0.7857 D1² माइनस 10 D1 माइनस 1457.12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम एक D1 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ B² माइनस 4AC/2A का। तो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी। नाउ माइनस बी तो ये 10 माइनस 10 है, तो यहाँ पर ये 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया। फिर इन रूट ऑफ B² तो ये जो माइनस 10 का स्क्वायर 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4A कितना है 0.7857 ये हो गया। और C की वैल्यू है माइनस 1457, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। और डिवाइड बाई 2A, तो 2A की वैल्यू है 0.7857 ये हो गया। तो अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया
और सॉल्व करने के बाद में हमको ये सिंप्लीफाई करने में ये आती है, ये वैल्यू आती है। अब इसमें से हम प्लस पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेकर के हमने देखा कि ये 49.89 आता है। इसको राउंड फिगर में किया था 50 mm। इसका मतलब ये हो कि जो सॉकेट है उसका आउटसाइड डायमीटर है हमारे पास 50 mm। तो इस तरह से हमने आउटसाइड डायमीटर निकाला, सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर 50 mm। चौथा निकालते हैं विड्थ ऑफ कोटर, कोटर की विड्थ, ये चौड़ाई, जो कोटर की चौड़ाई बी है ये कितनी होगी। तो ये निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर शेयरिंग फोर्स लग रहा है। जब इसको हम यहाँ टेंसाइल लोड लग रहा है तो इधर से इधर इसका टेंसाइल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर ये इस जगह से शेयर होगा मटेरियल कोटर का और यहाँ से शेयर होगा, तो ये डबल शेयर में हो गई। तो जब ये डबल शेयर में है, बी विड्थ जो है वो डबल शेयर में है, तो हमने यहाँ पर शेयर वाला फार्मूला लगाया, P इक्वल टू 2BT इंटू टाउ। बी तो ये है और इसकी टी थिकनेस है, तो B इंटू टी तो इसका एरिया हो गया, यहाँ पर एरिया B इंटू टी, और ये दो साइड में है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया 2BT, और शियर स्ट्रेस में है टाउ, तो ये 2BT टाउ ये शियर स्ट्रेंथ हो गई। अब इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, बी तो ऐसे ही रखा क्योंकि बी हमें फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू हमने निकाली थी वो 10 mm रख दी, टाउ की वैल्यू शियर स्ट्रेस की वैल्यू 35 मेगापास्कल है, तो ये 35 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू रख दी। अब इसको हमने सॉल्व किया तो बी की वैल्यू आती है 30,000/700, तो बी की वैल्यू हुई 42.85। इसको हमने राउंड फिगर में किया तो ये 43 mm इसका आंसर आ गया। तो यानी कि विड्थ जो कॉटर है इसकी चौड़ाई हम 43 mm लेंगे। नौ फिफ्थ है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर D4 बाई क्रशिंग फेलियर। अभी हम सॉकेट का जो डायमीटर है D4 ये फाइंड आउट करना है कि ये आउटसाइड डायमीटर D4 कितना है, और यहाँ पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है। जब यहाँ पर ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है P, तो ये कॉटर की वजह से यहाँ पर इस ये जो जगह है इस जगह पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, क्रशिंग फोर्स लग रहा है। तो ये जो क्रशिंग फोर्स लग रहा है, तो ये क्रशिंग एरिया कितना है, ये क्रशिंग एरिया है D4 माइनस D2 इंटू टी, इसकी थिकनेस यहाँ से ये D4 तो ये है D4 माइनस D2, ये अंदर वाला जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड सर्कल है, ये D2 है, तो D4 माइनस D2 इंटू टी यहाँ से लेके ये टी है। तो ये वाला एक तो एरिया, ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, इस एरिया पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है। तो ये जो क्रशिंग फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, D4 माइनस D2 इंटू टी, ये तो एरिया हुआ, और इसको क्रशिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई। ये लगने वाले लोड P के बराबर होगी। P है 13×10⁻³ D4 निकालना है, D2 की वैल्यू 40 हमने निकाली है, T की वैल्यू 10 निकाल चुके हैं, और सिग्मा C की वैल्यू है 90 मेगापास्कल कंप्रेस क्रशिंग स्ट्रेस, तो ये 90 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। फिर यहाँ पर हमने D4 कैलकुलेट किया तो ये आया हमारा 73.33। इट मीन्स इसको हमने राउंड फिगर में इक्वेट कर दिया 75 mm, ये आंसर हो गया। फिर बाद में लेंथ ऑफ सॉकेट एंड C इन शेयरिंग, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये C डिस्टेंस दी हुई है। तो ये जो C डिस्टेंस दी हुई है, ये C डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी लेंथ है, तो ये निकालने के लिए अब ये यहाँ पर ये जो लेंथ है ये डबल शेयर में है। देखिए यहाँ से शेयर होगी इधर से, और इसके अलावा ये यहाँ से शेयर होगी, जबकि यहाँ हम टेंसाइल लोड P लगा रहे हैं। तो ये जब डबल शेयर में है तो यहाँ पर ये इसका एरिया जो हो गया वो क्या है, C, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और एरिया की लेंथ क्या है D4 माइनस D2, तो D4 माइनस D2 इंटू C, और चूँकि डबल शेयर में है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, P इक्वल टू 13×10⁻³ और C की वैल्यू हमें को निकालनी है। D4 है हमारे पास 75 और D2 हम पहले निकाल चुके हैं 40, और शियर स्ट्रेस जो है वो 35 मेगापास्कल है, ये वैल्यू होती है। तो हमने C निकाला तो यह है 12.24, या हम इसको भी कह सकते हैं कि दिस इज़ 12 mm। तो C की वैल्यू हुई हमारे पास 12 mm, क्योंकि हमने D4 पहले ही ज़्यादा कर ले लिया था, इसलिए हमने C को यहाँ पर 12 mm दिया है। नाउ नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रोड एंड A फ्रॉम स्लॉट टू द एंड। लेंथ ऑफ रोड एंड, ये जो रॉड है इसका एंड यहाँ से स्लॉट से लेकर के इसके एंड तक यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो A है ये फाइंड आउट करनी है कि A कितने होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी शेयर, ये डबल शेयर में है, रोड एंड इज इन डबल शेयर। यहाँ पर जैसे ये टेंसाइल लोड P लग रहा है इधर U, तो यहाँ पर ये इस जगह से, तो ये
ये जो इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है डॉटेड डायमीटर यहाँ पर, एक तो ये इस जगह पर, एक तो एक ये यहाँ पर इस लाइन पर, और एक ये इस लाइन पर, इस लाइन पर ये शेयर होगा इस लाइन पर। तो इस लाइन पे जो शेयर होगा तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा इसका, इसका एरिया हो जाएगा, ये तो D2 है और A ये है, तो D2 इंटू ए, तो ये एरिया हो गया, और इसके जस्ट पीछे वाला एक एरिया हो जाएगा D2 इंटू ए, तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस 2A इंटू D2, और इसको इस एरिया को हमने सी एस टेस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल इसकी सी एस स्ट्रेंथ हो गई। अब यहाँ P की वैल्यू रखी 13 × 10⁻3, ए निकालना है 2A निकालना है, तो D2 की वैल्यू है हमारा 40, और ये सी एस टेस्ट 35 मेगापास्कल या 35 न्यूटन पर स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और ए को निकाला, तो एक आया हमारे पास 10.71। जब एक 10.71 आता है तो हमने इसको राउंड फिगर में 11 mm कर दिया, तो ये इसका आंसर हुआ कि जो रॉड एंड की लेंथ है वो 11 mm की रखेंगे। नेक्स्ट है स्पिगोट कॉलर D3 बाई क्रशिंग। ये जो स्पिगोट का कॉलर है, ये जो स्पिगोट है इसका ये कॉलर है, ये कॉलर पर जब यहाँ से यदि मान लो ये फोर्स यूँ लग रहा है अंदर की तरफ, तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कॉलर है इसकी ये क्रैश होगी, यहाँ से ये क्रैश होगी, तो ये एरिया कितना है, ये एरिया देखते हैं हम पाई D3²/4 माइनस पाई D2²/4, तो ये रिंग का एरिया हो गया, ये तो पाई D3²/4 है। ये जो फर्म लाइन दे रखी है ये फर्म लाइन है D3 की, तो ये जो फर्म लाइन है ये फर्म लाइन, इसका एरिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ पाई D3²/4, और इसमें से हम ये जो डॉटेड लाइन ये जो है D2 डायमीटर, इसकी डायमीटर है ये वाला D2 डायमीटर ये है, तो ये एरिया हो गया पाई D2²/4, तो इस वाले में से ये घटा देंगे तो ये जो डॉटेड लाइन के अंदर एरिया है वो बचता है, तो पाई D3²/4 माइनस पाई D2²/4, तो ये तो रिंग का एरिया आ गया जहाँ पर कि क्रशिंग फोर्स लग रहा है, ये वो रिंग का एरिया जो स्पिगोट की कॉलर है, स्पिगोट की कॉलर है ये रखा एरिया, इस वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये स्पिगोट का कॉलर का एरिया हो गया, और इसको जब हम क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर D3 फाइंड आउट करना है, तो D3 फाइंड आउट करना, पहले P की वैल्यू रखेंगे 13 × 10⁻3, और फिर हम D2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 40 जो है वो वैल्यू रखिए, सिग्मा C की वैल्यू 90 है तो 90 वैल्यू रख दी। अब हमने D3 को कैलकुलेट किया, तो D3 आया हमारे पास 2024.41 D3², और D3 की वैल्यू हुई 44.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 45, तो हमने इसको राउंड फिगर में किया तो ये 45 आ गया, तो इस तरह से D3 डायमीटर की वैल्यू हो गई हमारे पास 45। नाउ थिकनेस T1 ऑफ द स्पिगोट कॉलर इन शियरिंग, अब हमें थिकनेस T1 निकालनी है स्पिगोट कॉलर की, ये जो स्पिगोट कॉलर है इसकी थिकनेस T1 ये वाली, ये थिकनेस, ये जो स्पिगोट कॉलर है इसकी थिकनेस T1 कितनी होगी, तो ये T1 थिकनेस निकालने के लिए हम यहाँ पर इधर शेयर फेलियर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कितनी है, ये सर्कमफ्रेंस होगी क्योंकि ये डायमीटर D2 है, यहाँ पर इस जगह पर डायमीटर D2 है, तो इसकी टोटल सर्कमफ्रेंस होगी पाई इंटू D2, पाई D2 तो इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई, और सर्कमफ्रेंस इंटू T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सर्कमफ्रेंशियल एरिया हो गया, ये सिलेंड्रिकल एरिया इस रिंग पर D2 डायमीटर जो एरिया होगा वो होगा पाई D2 इंटू T1, ये सर्कमफ्रेंशियल एरिया हो गया, और इसको हम उसके शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इक्वेट कर देंगे लोड से। ये हमने किया है, ये सर्कमफ्रेंस है पाई D2, और इसको हमने T1 थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल सिलेंड्रिकल एरिया या रिंग का एरिया आ गया जो कि डायमीटर D2 पर है कॉलर में, स्पिगोट की कॉलर में, तो ये तो एरिया हो गया जहाँ पर कि शेयर फोर्स लग रहा है, तो ये शेयर फोर्स लग रहा है ये वाला एरिया हो गया, इसको हमने शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ आ गई इस जगह पर, ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ को हमने लोड से इक्वेट कर दिया। अब लोड की वैल्यू रखी 13 × 10⁻3 D2 हमने निकाल लिया है पहले, ये 40 है, और T1 हमें फाइंड आउट करना है, और टाउ की वैल्यू हमें 35 दी हुई है, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो हमने निकालते हैं T1 = 6.82 आता है, इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया,
और हमने माना है कि ये 8 mm है। अब इसके बाद में निकालते हैं लेंथ ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर की लेंथ कितनी है? ये क्वार्टर की लेंथ जनरली हमारे पास ये दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ है, ये क्वार्टर की लेंथ हुई। ये कितनी होती है जनरली? ये यहाँ से ये जो क्वार्टर की लेंथ है ये जनरली इसके जो डायमीटर है शाफ्ट रॉड का डायमीटर d, इसका 4 गुना लेते हैं। ये जो d है ये d, इस d का 4 गुना लेंगे। तो यहाँ पर L इक्वल टू 4d, तो 4d का मतलब हो गया कि 28 से मल्टीप्लाई का है। d हमने डायमीटर पहले शुरू में निकाला था कि जो रॉड का डायमीटर है वो d, उस पर टेंसाइल लोड लगा करके और टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करके उस एरिया को पाई d² बाई 4 को हमने टेंसाइल से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया था हमें। तो यहाँ पर ये जो 28 की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 × 28 हो जाएगा। तो लेंथ होगी हमारे पास 112 mm। फिर लेंथ ई निकालनी है, तो लेंथ ई की वैल्यू होती है 1.2 d। ये जो ई की वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये ई निकालनी है। तो ये जो है शाफ्ट का जो रॉड का डायमीटर है d, इसका 1.2 टाइम्स होता है। तो इसको 1.2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ई मिल जाएगा। ये 1.2 को हमने d से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई 33.6 और इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया 34 mm। इस तरह से हमने स्पीगॉट और क्वार्टर जॉइंट जो था, सिंपल स्पीगॉट एंड क्वार्टर जॉइंट के इस न्यूमेरिकल में जो सारी वैल्यूज़ निकाल ली। इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद में हम इनकी वैल्यूज़ को के अकॉर्डिंग ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल क्वार्टर जॉइंट तैयार हो जाता है। अब इसमें रेफरेंसेस हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी एंड JK गुप्ता, और दूसरा ये क्वेश्चन लिया है BTR एग्ज़ाम स्पेशल एग्ज़ाम जो 2017 का है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो क्वेश्चन नंबर है 4 उसको इसमें सॉल्व किया गया है। थैंक यू।